नमस्कार। मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत। कल जब सुबह उठे, जब आप प्रोग्राम अभी देख रहे हैं सुबह 7 बजे, तो सोशल मीडिया से करके टीवी मीडिया पर हंगामा मचा हुआ। पुलिस आई और उठा करके ले गई सोनम वांगचुक को। आमरण अनशन कर रहे थे, आपको पता है कि सोनम वांगचुक आमरण अनशन पे थे। 20 दिन पूरे हो चुके थे, 21वां दिन था कल। और अचानक जो है पुलिस शादी वर्दी में आती है, और उसके बाद और भी पुलिस वाले आते हैं। आपने वीडियो देखा ही होगा, आपने सब जगह दिखाया जा रहा है। सफेद कब चादर लेकर के आए थे और सफेद चादर से पर्दा किया और उसके बाद उनको उठा करके ले गए। एक लड़के ने बताया कि उनको गाली भी दी, अबे साले उठ। पुलिस वाले हैं, उनकी ट्रेनिंग इसी तरह की होती है, थोड़ा रफ बोलने की ट्रेनिंग होती है। और हमारे देश में तो हर किसी की अलग अलग ट्रेनिंग है। संविधान में जो लिखा हुआ है व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति को ही नहीं कोई पहचानता तो गरिमा कहाँ समझ में आएगी। प्रधानमंत्री पद की गरिमा नहीं बची तो व्यक्ति की गरिमा क्या बचेगी। लेकिन लोग कह रहे थे कि सरकार रिएक्ट नहीं कर रही है, सरकार कुछ कर नहीं रही है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है, सरकार बात नहीं कर रही है। क्या सरकार ये बात करती है? पिछले 12 साल से किसी ने देखा है सरकार को बात करते हुए? सरकार भाषण देती, सरकार पुलिस वालों को भेजती है, बुलडोजर भेजती है, ईडी सीबीआई भेजती है। सरकार के मुखिया मन की बात करते हैं। वार्तालाप यहाँ कल्चर नहीं है, और वार्तालाप में भी करते हैं तो वो प्रायोजित होते हैं। आम आदमी से संवाद, देश के प्रबुद्ध जनों से संवाद, पत्रकारों से संवाद बीते जमाने की बात। हालांकि हमारी भारतीय संस्कृति में संवाद का बड़ा गहरा महत्व माना गया है। कई सारे संवाद आप याद कीजिए तो है हमारे इतिहास में, पौराणिक कथाओं में। यमराज से नचिकेता का संबंध बताइए, हमारे देश में जो है, हमारी परंपराओं में मृत्यु के देवता से भी हम संवाद कर लेते हैं। पंचतंत्र की कहानियां पढ़ी होगी आप लोगों ने, उसमें पशु पक्षी आपस में संवाद करते हैं। फिर मंडन मिश्र और उनकी पत्नी और शंकराचार्य के संवाद की बड़ी चर्चा रही। शास्त्रार्थ, शास्त्रार्थ की बड़ी परंपरा रही भारतीय परंपरा। कव्वाली होती है, कव्वाली में भी एक तरह से समझिए संवाद ही है वो। लेकिन नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि भारतीय संस्कृति के उन्नायक हैं, भारतीय संस्कृति के रक्षक आरएसएस, इनमें संवाद की जगह है, प्रवचन की जगह। इसलिए जब उभार आया भाजपा में तो प्रवचन करने वाले बाबा सैकड़ों की संख्या में हो गए, लेकिन संवाद करने वाले व्यक्ति कहीं नहीं दिखे, कमतर होते चले गए। जो थे, जो संवाद करते थे, उनको या तो जेलों में बंद कर दिया गया, या उनको डरा दिया गया, धमका दिया गया। कुछ लोगों को तो, संवाद करने वालों को, हिंदू मुसलमान में फंसा दिया गया, उलझा दिया गया। और आज स्थिति है कि एक ऐसा लगता है कि हम अंधेरी गुफा की तरफ दौड़ रहे हैं, जहां केवल भय है। जो संवाद से लोकतंत्र में, लोकतंत्र को देखते हैं, संवाद के नजरिए से लोकतंत्र को देखते हैं, वो भी डरे हुए हैं। सोनम वांगचुक ने क्या किया? सोनम वांगचुक ने कोई गाली गलौज तो की नहीं थी। सोनम वांगचुक ने जब लद्दाख के लिए प्रदर्शन किया था, ऑटोनोमस स्टेट की मांग की थी, तब भी कोई हिंसा तो उन्होंने की नहीं थी। लेकिन आरोप लगाया गया उन पर कि उनकी वजह से, उनके उकसाने की वजह से हिंसा हुई, और उनको, उन पर आसूका लगाया गया। 170 दिन के लिए उनको जोधपुर जेल में बंद किया, फिर उनको जमानत दी गई। हालांकि सोनम वांगचुक पहले बीजेपी के साथ थे, पहले बीजेपी उनको अच्छी लगती थी, और जब आर्टिकल 370 हटाया जा रहा था तो वांगचुक बीजेपी के साथ खड़े थे, मोदी जी की तारीफ करते थे। लेकिन जब मोदी जी ने वादा नहीं निभाया तो वांगचुक को लगा कि उनके जो लद्दाख के लोग हैं, उनके कहने पर चुप थे, वांगचुक के कहने में चुप थे। अब क्या जवाब दें, और उन्होंने आमरण अनशन वगैरह वगैरह किया, और घटनाएं वहां भी घटी।
सोनम वांगचुक एक पर्यावरणविद है, साइंटिस्ट है। भारतीय सेना के लिए उन्होंने काम किया है, और जो टेंट, त्रिपाल, तंबू, माइनस में जब टेम्परेचर चला जाता है, आप जानते हैं कि जो ऊंची पहाड़ों पर जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो बॉर्डर है, उसके बड़ा हिस्सा जो है वो बर्फ से ढका हुआ है, और वहां पे जाकर के हमारे जवान जो है देश की रक्षा करते, और उनको ऐसे तंबू की जरूरत पड़ती है जो इजाद किया सोनम वांगचुक को। सोनम वांगचुक को लेकर के मेरे मन में जो है एक आदर भाव है। हालांकि जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी और जिस तरह से जंतर मंतर पर जमा हुए और जिस तरह से सोनम वांगचुक ने ज्वाइन किया, उसमें मुझे भी संदेह है कि ये कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहे हैं, अगर सीधे नहीं तो पीछे से। सोनम वांगचुक का बड़ा वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को लेकर के भी कहा था कि विपक्ष अगर नहीं आता है हमारे आमरण स्थल पर तो ये उनका छोटापन होगा। राहुल गांधी लंबे समय से सरकार के खिलाफ आवाज अपनी बुलंद कर रहे हैं, संसद में, सड़क पर, विदेश जाकर, जहां उनको मंच मिलता है राहुल गांधी इस सरकार की आलोचना कर, और सरकार की आलोचना सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि विपक्ष का काम है आलोचना करना। सरकार की आलोचना इसलिए करते हैं कि वो तथ्य संगत या तथ्य परक तरीके से आलोचना करते हैं राहुल गांधी। तो चाहे आप याद कीजिए, पीछे ले जाता हूं मैं थोड़ा सा, आप लोग की भी स्मरण शक्ति मजबूत है। तो चाहे कोरोना काल हो या नोटबंदी हो या जीएसटी लाया गया हो या और चीजें हो, कई चीजों पर राहुल गांधी ने सवाल उठाया, और विपक्ष का और प्रेस का, पत्रकारों का काम यही है कि वो आलोचना करे सरकार। शायद सरकार की जय जयकार करना न विपक्ष का काम है न मीडिया का काम। ये विडंबना है और भारत का दुर्भाग्य है ये कि जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, जो राष्ट्रीय मीडिया है, मुख्य धारा मीडिया है, वो चारण बन गया है, यशोगान करने वाला बन गया। सरकार की आलोचना जैसे जानती ही नहीं, जैसे लगता है जो मोदी सरकार है वो जो करिश्मे कर रही है अब तक किसी ने किया नहीं, और तमाम कसीदे पढ़ते रहते हैं पत्रकार, जिनको मैं गटर मीडिया कहता हूं। मीडिया का काम है आम आदमी की तरफ से बोलना, लेकिन ये जो मुख्य धारा मीडिया है वो आम आदमी की तरफ से नहीं बोलता, वो नरेंद्र मोदी जी की तरफ से बोलता है, उनको डिफेंड करता है। तो ये हालत कर दी मीडिया की। देश की भी ये हालत है कि आप जानते ही हैं, कई बार बात करते रहते हैं कि दुनिया भर में जो है फजीहत करा दी है भारतवर्ष की। वो चाहे मॉब लिंचिंग का मामला हो, या ट्रंप ने जिस तरह से गलियाया, बेइज्जत किया, वो मामला हो, चाहे हमारे आसपास के देश हमारे दुश्मन बने हुए हों, चीन हमारे भीतर घुसता जा रहा है वो, या कई सारे प्रसंग हैं जहां नरेंद्र मोदी की वजह से भारत की छवि को चोट लगी। लेकिन मीडिया इतना ताकतवर है कि वो सब विपक्ष पे, राहुल गांधी पे डाल देता है। अब देखिए, यही नरेंद्र मोदी जी खूब आलोचना करते थे कि ये बीफ एक्सपोर्टर है। अब दुनिया में जाकर के आए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया गए थे अभी पिछले दिनों, वहां जाकर के बोल के आए कि दुनिया के दूसरे सबसे बड़े बीफ एक्सपोर्टर हम। बहरहाल हम आते हैं वापस वांगचुक पे। वांगचुक को उठा करके ले गए, और शुरुआत में कहा गया राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाएगा, लेकिन बाद में पता चला कि उनको सफदरजंग हॉस्पिटल ले गया, और सफदरजंग हॉस्पिटल में उनकी जांच की गई, और जांच के बाद जो है, जो वहाँ की सुप्रिंटेंडेंट है, मेडिकल ऑफिसर है, उन्होंने जो जवाब दिया, उनका नाम है डॉक्टर चारू बाम्बा। डॉक्टर चारू बाम्बा ने कहा कि 18 जुलाई की सुबह 7:40 पर सोनम वांगचुक अस्पताल लाए गए थे। लंबे समय तक फास्टिंग करने की वजह से वो थोड़े कमजोर हो गए, थोड़े कमजोर हो गए। ऐसे में उन्हें हल्का डिहाइड्रेशन हो रहा। इसके अलावा उनके सभी वाइटल पैरामीटर्स स्टेबल हैं, यानी दिल की गति, बीपी, शरीर का टेम्परेचर आदि स्थिर है। डॉक्टर ने आगे बताया कि उनकी जांच की जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, और पूरी तरह से अलर्ट और स्टेबल है। जबकि उनकी पत्नी, जो वांगचुक की पत्नी है गीतांजलि, उन्होंने कहा कि यहाँ कोई इलाज नहीं चल रहा, सिर्फ टेस्ट किए जा रहे हैं।
और उन्होंने ये भी कहा कि अस्पताल में पारदर्शिता की कमी है, ट्रांसपेरेंसी की कमी है, इसलिए यहाँ से डिस्चार्ज किया जाए और सोनम वांगचुक को हम अपनी पसंद के अस्पताल ले जाएंगे। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी थर्सडे को कहा था कि सोनम वांगचुक के सेहत का ख्याल रखा जाना चाहिए, सरकार रिपोर्ट दे। तो सरकार अब ले गई है, अब रिपोर्ट देगी सरकार। तो कल जो है इस पर, कल तो संडे है, हो सकता है परसों इस पर बात हो, सोनम वांगचुक के सेहत को। इस बीच सोहम वांगचुक ने कहा था कि हम 20 तारीख को, हम इतने भी कमजोर नहीं हुए हैं कि हमको अस्पताल की जरूरत रहे। हम 20 तारीख को जो है संसद जाए। सोनम वांगचुक, सब लोगों ने ऐलान भी किया, सीजीपी के लोगों ने, कि 20 तारीख को जंतर मंतर से संसद तक मार्च करेंगे। कई सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये अन्ना आंदोलन पार्ट 2 है। संकेत होता लगता भी है, मैं भी इस मामले में सशंकित हूँ, क्योंकि आरएसएस जो है वो बहरूपिया है, कुछ भी रूप धर सकता है। उसको पलटने में, उलटने में, मगरमच्छ देखा है, मगरमच्छ पलटते रहते हैं, कैसे भी हो जाते हैं। वो आरएसएस के लोग हैं, वो बीजेपी के लोग, उनका चरित्र है। जब फंस जाएंगे तो कुछ और बयान देंगे, उधर बैठेंगे कुछ और बयान देंगे, इधर बैठेंगे कुछ और बयान देंगे। रीढ़ की हड्डी जो है वो घूमती है। तो संदेह तो होता है कि क्या हो रहा है। एक लड़ाई जो है कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के साथ सबको जाकर के खड़े हो जाना चाहिए, बल्कि मैं भी मानता हूं कि जिसको जहां लग रहा है वहां जो गलत है उसका विरोध करें। आप अपने गांव में हैं, अपने शहर में हैं, जहां गलत हो वहां विरोध करें। उस मामले में मैं सोनम वांगचुक के साथ हूं, और मैंने सोनम वांगचुक के लिए उसमें कहा था आज से 3-4 दिन पहले, जब 16-17 दिन हुए थे, मैं अपने कार्यक्रम में भी मैंने बताया था कि सोनम वांगचुक की जान बचाई जानी चाहिए। राहुल गांधी को वहां जाना चाहिए। अगर सरकार नहीं सुन रही है, मत सुने, सरकार सुनेगी ये उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि संवाद नहीं करती है ये सरकार। लेकिन विपक्ष के नेता की ये भूमिका है, क्योंकि जो सोनम वांगचुक लड़ाई लड़ रहा है वो आम आदमी की लड़ाई लड़ रहा है। पीछे क्या है छोड़ दीजिए, सामने से वो दिखाई पड़ रहा है कि पेपर लीक के मुद्दे पर जो देश के स्टूडेंट्स हैं उनकी लड़ाई लड़ रहा है। और उस लड़ाई में मुझे कई बार ये भी लगता है कि वो एक फिल्म आई थी गाइड, बहुत पुरानी फिल्म है, देवानंद साहब की फिल्म थी, बड़ी चर्चित फिल्म है भारतीय सिनेमा की। अब आपने नहीं देखी होगी तो देख लीजिए। गाइड में यही था, वो राजू गाइड था, और गाइड के सामने ऐसी स्थिति बन जाती है कि वो बाबा बन जाता है। लेकिन उसे भूख लगती है और वो भागता है। लेकिन भीड़, जो आस्थावान लोग हैं भारतवर्ष के, ये भारत की अपनी खासियत, आस्था। और आस्था बड़े भोलेपन से, कुटिल मन से आस्था नहीं होती। आस्था का मन होता है कि आपका अंतःकरण जो है वो शुद्ध है। जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है वो उसके भीतर आस्था नहीं रह सकती, वो ढोंग है, पाखंड है। और इसीलिए मैं बीजेपी या राम नाम, जय श्री राम के जो नारे लगाते हैं, श्री राम ईश्वर जो है नारे लगाने के लिए नहीं है, ईश्वर आचरण के लिए। ईश्वर हमें, आस्था का मतलब होता है, ईश्वर हमें मैसेज देता है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अथमाई। धर्म को जो इससे इतर इस्तेमाल करता है वो धर्म की राजनीति कर रहा है। इसलिए जब भागवत कहते हैं 4 प्रकार के हिंदू है, तो मैं कहता हूं आप ढोंग हो, पाखंडी हो, आप हिंदू हो ही नहीं। क्योंकि हिंदू बस एक लाइन जानता है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। और हिंदू नहीं, कोई भी धर्मावलंबी, वो इस्लाम को मानने वाला हो, क्रिश्चियनिटी को मानने वाला हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, अगर परहित और पर पीड़ा का फर्क नहीं पता है उसे, तो वो धार्मिक व्यक्ति नहीं है, वो पाखंडी है। और राजनीति में पाखंड जो है आपाद मस्तक हो गया है, पैर से सर तक। जब से बीजेपी है, जब से आरएसएस का मुख्य राजनीति में इंटरवेंशन हुआ है, जब से मुख्य राजनीति में प्रवेश किया है बीजेपी के माध्यम से आरएसएस ने, पूरा गांव गांव जो है करप्ट हो गया, पॉल्यूशन हो गया, प्रदूषित कर दिया है।
घर घर प्रदूषित हो गया। और हिंदू धर्म के नाम पर अब तो सनातनी कहने लगे हैं। हर तरफ जो है वो पसार दिया है, जाल पसारा हुआ है। और जो प्रबुद्ध लोग हैं वो जाल से कैसे निकले हमारा देश भारतवर्ष, इसके लिए परेशान है। राहुल गांधी भी उनमें हो सकते हैं, उनमें संजय सिंह को भी मैं देखता हूं, उसमें दीपके भी हो सकते हैं, उसमें आप भी हो सकते हैं, मैं भी हूं। लेकिन शुद्ध अंतःकरण वाला व्यक्ति जो है वो दूसरे का सम्मान करेगा। मैंने जो सोनम वांगचुक के लिए कहा था कि मुझे लगता है सबसे पहले मैंने ही कहा था कि सोनम वांगचुक के लिए राहुल गांधी को जाना चाहिए। और ये मैंने शुद्ध अंतःकरण से किया था कि उस व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। मैं एक दिन भूखा नहीं रह सकता, वो आदमी 20 दिन से आमरण अनशन पे बैठा हुआ है। बहुत बड़ा कलेजा है उस आदमी के पास। अगर वो आदमी किसी के हाथ का खिलौना भी है, कठपुतली भी है, तो भी उसका सम्मान होना चाहिए। कई बार जो है ना, और मैं सिनेमा का आदमी हूँ, कहानियों में तो यही खास होता है। कहानियों का यही मूल है कि वो कैरेक्टर बदल जाता है, राजू गाइड जो है बदल जाता है। और वो जो लोग हैं, जो आस्थावान लोग हैं, उनकी आस्था के लिए वो जो है ईश्वर से आर्तनाद करता है। वो नहीं जानता है ईश्वर से कैसे संवाद किए जाए। हमारे धर्म की ये बड़ी खासियत है, हमारे समाज की बड़ी खासियत है कि हम ईश्वर से संवाद करते हैं। ईश्वर को हम गाली भी देते हैं, ईश्वर से प्रेम भी करते हैं, जब चिढ़ते हैं तो गलियाने लगते हैं। ये भी हमारा रूप, यही हमारे धर्म की खासियत। हमें ये आजादी है कि हम अपने धर्म को, अपने ईश्वर को कैसे माने। लेकिन ये जो ढोंगी आए हुए हैं जो कहते हैं ईश्वर को ऐसे ही मानो जैसे हम कह रहे हैं, ईश्वर किसी बाप का, किसी के बाप का नहीं है। ये धर्म भी किसी के बाप का नहीं। अगर कुछ ठेकेदार बने घूम रहे हैं सड़क पे, तो भारतवर्ष के प्रबुद्ध लोगों को, जो धार्मिक लोग हैं, जो आस्थावान लोग हैं, ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। एक देखिए बड़ा वायरल हुआ पड़ा है, हनुमानगढ़ी में जो है मुसलमानों ने नमाज पढ़ी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चिढ़ाड़ करके बोल रहे हैं, उनके सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, वो कह रहे हैं ये झूठ, कभी नमाज नहीं पढ़ी गई। हनुमानगढ़ी बनाने वाला मुसलमान है, अभी मुक्तेश्वरानंद भी कह रहा है। तो इस लेवल पे जो है सत्ता पाने के लिए झूठ बोलने वाले लोग, राम के घर में चोरी करने वाले लोग, राम के नाम पर हिंसा करने वाले लोग, राम के नाम पर तमाम तरीके के कर्म करने वाले लोग जब सत्ता में बैठ जाएं, तो हर उस आदमी के साथ खड़ा होना चाहिए जो विरोध करे ऐसे लोगों का। अब सोनम वांगचुक की लड़ाई कहां पहुंचेगी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लड़ाई शुरू हुई है अब रुकने वाली नहीं। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जब शुरुआत में मैंने कहा था, अगर याद हो आपको, मैंने बार बार कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों, जब इस हिंदुस्तान में जितनी सारी अच्छी चीजें हुई है वो सब मोदी जी की वजह से हुई है, तो पेपर लीक जो है धर्मेंद्र प्रधान की वजह से कैसे हो जाएगी। और अगर धर्मेंद्र प्रधान की वजह से हुआ है पेपर लीक, तो नरेंद्र मोदी क्यों टॉलरेट कर रहे हैं, क्यों बचा रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान, क्यों बचा रहे हैं चंपत राय को, क्यों नहीं बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी मंदिर चोरी प्रकरण पे। जब आप निष्पाप रहते हो तो आप आस्थावान लोगों के साथ संवाद करते हो। पाप जो है संवाद नहीं करने देता है। एक और बात बड़ी चर्चित है जो आरएसएस के बारे में या फासिस्ट के बारे में लोग कहते हैं कि एक झूठ को बार बार बोलो तो सच हो जाता है। होता होगा इटली में, जहां से मुंजे साहब लेके आए थे मुसोलिनी का आइडिया। मुसोलिनी जाने जाते हैं फासिस्ट के तौर पे। नेहरू नहीं मिले मुसोलिनी से, नेहरू से मुसोलिनी मिलना चाहता था। उस समय राष्ट्राध्यक्ष था इटली का, इटली गए थे नेहरू। तब 1936-35 में तो प्रधानमंत्री थे नहीं नेहरू, लेकिन नेहरू से मिलने की बहुत सारी कोशिशें की मुसोलिनी ने, और नेहरू नहीं मिले। मुंजे यहां से गए थे मिलने के लिए, जो इनके पूर्वज हैं आरएसएस के। पर वो कहते हैं कि एक झूठ जो है 100 बार बोला जाए तो सच में बदल जाता है। जबकि हमारी संस्कृति में क्या है, भारतीय संस्कृति में, कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है, इसलिए झूठ मत बोलो, सच बोलो। और ये भारतीय संस्कृति के पैरोकार बनते हैं आरएसएस वाले, जिनका पेशा है झूठ बोलना। नरेंद्र मोदी ने क्या सच बोला है, जरा पीछे पलट के देखिए और पहचानिए कि नरेंद्र मोदी ने क्या क्या सच बोला।
मैं 100 झूठ गिना दूंगा। वो कृष्ण और शिशुपाल का प्रकरण भी याद कीजिए। तो ये जो अब जो लड़ाई शुरू हुई है वो गंभीर हो गई, और ये गंभीरता जो है नरेंद्र मोदी की का इस्तीफा, या कहिए बीजेपी सरकार का, अगर इस्तीफे नहीं होते इनके यहाँ तो अब सरकार जाएगी, ऐसा मुझे दिखाई पड़ रहा है, ऐसा मुझे संकेत दिख रहा है। आक्रोश है सड़कों पर, जंतर मंतर पे केवल आक्रोश नहीं है, और जंतर मंतर पर सिर्फ सोनम वांगचुक नहीं है, वो नेहा बोरा भी है, उसके साथी भी है, जो जेएनयू के बच्चे हैं, छात्र हैं, अपने भविष्य को दांव पर लगा करके जो देश के लिए लड़ रहे हैं, उनको अगर उन पर संदेह करना गड़बड़ है। वो भी आईएएस बन सकते थे, वो भी कोई नौकरी करके सुखी जीवन जी सकते थे, क्यों 20 दिन से वो धरना पर है? नेहा बोरा क्यों धरना पे, आमरण अनशन पे? उसके कई साथी जो है हॉस्पिटल गए। तो वाम संगठन हो, वो केजरीवाल की पार्टी का आदमी हो, वो दीपिके का आदमी हो, दीपिके अब ऐलान किया कि हम आमरण अनशन करेंगे, ये टूटेगा नहीं, तो बात है। लेकिन अन्ना हजारे ने इस देश को जिस तरह से धोखा दिया, इस देश के आवाम को, आम आदमी को, जो लोकतंत्रवादी है, जो संविधान को मानते हैं, अन्ना हजारे के आंदोलन ने, केजरीवाल ने जिस तरह से धोखा दिया, उससे लोग सशंकित, लोगों को डर लगता है। तो कहावत है ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, वही हालत। लेकिन मैं कहता हूं कि एक बार फूंक करके देख लीजिए, पहले सिर्फ में पता चल जाता है गर्म है कि ठंडा है। संभव है कि अभी स्वांग रचने वाला आरएसएस और बीजेपी अलग तरीके से इस्तेमाल करे, राहुल गांधी को काटने के लिए इस्तेमाल करे, राहुल गांधी के खिलाफ इस्तेमाल करे सोनम वांगचुक को। लेकिन जब करेगा तब लड़ा जाए। अभी सोनम वांगचुक के साथ चलिए, संसद चलिए, 20 तारीख से मानसून सत्र शुरू हो रहा है, और मैं बोलूंगा कि राहुल गांधी को भी इस पर बोलना चाहिए कि सोनम वांगचुक के साथ, या कोई भी व्यक्ति जो सरकार के खिलाफ खड़ा है, जो आलोचना करता है, उसके साथ जुल्म नहीं होना चाहिए। ईडी, सीबीआई, पुलिस, उनका क्या क्या नाम है, यूएपीए, रासुका नहीं लगाया जाना चाहिए। लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के अनुसार हर चीज होनी चाहिए। सरकार है आप तो जवाबदेही लीजिए, और जवाबदेही नहीं लेते हैं तो हटिए, सिंहासन खाली करो कि जनता आपकी। तो देखिए आगे क्या होता, जो होगा हम आपको पता चलेगा ही, हम भी आपकी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।